बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करते हैं जो आपकी न्यू बुक आई है। और ये बुक इंतहाई डिटेल्ड बुक है। और इस बुक को समझने के लिए हमें कुछ पैटर्न यहाँ पे समझने पड़ेंगे ताकि आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ये इंटरेस्टिंग भी हो जाए और आपको समझ भी आए। ये जब भी कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, आपको मज़ा भी आता है उसको पढ़ने में, जब वो आपको समझ आने लगता है। अच्छा, मेरा पैटर्न क्या रहेगा पढ़ाने का? वो ये रहेगा कि मैं आपको बुक से ही मेनली पढ़ाऊंगा। और जहां पर मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि एनिमेशन के ज़रिए चीज़ समझानी है, कोई टॉपिक समझाना है, तो मैं वहां पे एनिमेशन का इस्तेमाल करूंगा। मेनली जो मेरा कंटेंट रहेगा वो आपकी बुक से ही रहेगा। यहीं की एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, यहीं के टॉपिक हम देखेंगे एंड देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है? और इस बुक को समझने के लिए भी ज़रा ये बात समझ लें कि आम तौर पर हमारा जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेंड है मैथमेटिक्स को लेकर, वो ये है कि हमें एक्सरसाइज सॉल्व की जाती है और स्टूडेंट्स भी इसी में इंटरेस्टेड होते हैं। अब एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स कि इन दी एंड आप रट्टा ही लगा रहे हैं। और जब आप किसी सब्जेक्ट का रट्टा लगा रहे होते हैं, फॉर्मूले रट रहे होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करते हैं कि सेलेक्टेड चैप्टर्स उसमें से लेते हैं बुक में से, कि जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। फिर हर एक्सरसाइज के अंदर आप सॉल्यूशन मैनुअल देख रहे होते हैं। उसमें से भी कई सारे सवालात आपको नहीं समझ आ रहे होते हैं और कई सारे सवालात छोड़ते हैं, और जो आपको फॉर्मूले से मैचिंग के सवालात होते हैं वो हल करके आप सीख लेते हैं और जाके एग्जाम में पेपर दे देते हैं। ये तरीकेकार नहीं है मैथमेटिक्स को समझने का। असल जो तरीकेकार है मैथमेटिक्स को समझने का वो ये है कि हर एक्सरसाइज से पहले आप देखते हैं कि कुछ मटेरियल मौजूद होता है। देखें, अगर ये एक्सरसाइज 1.1 है, आपको यहाँ पर दी गई है, अगर ये एक्सरसाइज है 1.1, तो इससे पहले पीछे कुछ कंटेंट मौजूद है, एग्जाम्पल्स मौजूद है। ये कंटेंट पूरा समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज इस कंटेंट से मुताल्लिक है। ये जो कुछ भी इससे पीछे मौजूद है, यही सारा कुछ तो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। अगर आपने ये कंटेंट ही नहीं समझा, आपको इसकी मालूमात ही नहीं है, तो आप किस तरह से एक्सरसाइज हल कर पाएंगे? आप नहीं हल कर पाएंगे। एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि अब आपकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। जो कुछ आपने पीछे कंटेंट, जो मटेरियल सीखा है एक्सरसाइज से पहले, वहां पे आप प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज इसलिए दी जाती है आपको कि हर 2 से 3 सवाल बाद एक नए अंदाज में सवाल को चेंज किया जाता है। वो इसलिए कि आपने जो कुछ पीछे मटेरियल आपको दिया गया है, वो आपको अलग अलग पहलुओं से समझ आ सके आसानी से। और जब आपको वो समझ आने लग जाएगा, जब आप पीछे का मटेरियल सीखेंगे, तो आपके लिए एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी। फिर कभी भी टीचर को और कभी भी स्टूडेंट को जो है वो ना एक्सरसाइज हल करवाने में मसला होगा, ना किसी स्टूडेंट को एक्सरसाइज हल करने में मसला होगा, क्योंकि वही सारा कंटेंट है। और मटेरियल सीखने से एक्सरसाइज से पहले के फायदा ये भी है कि आपको किसी भी तरह से एग्जाम के अंदर सवाल दे दिया जाए, आप इजीली उसको हल कर लेंगे। आपका कोई भी एमसीक्यूज आ जाए किसी भी तरह से, आपके पास मालूमात होगी, आपकी मालूमात, आपकी नॉलेज बता रही होगी, आपकी इंफॉर्मेशन बता रही होगी कि आपको ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, वो कम्प्लीटली तौर पर क्लियर है और आप उसका आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे अपनी मालूमात की बुनियाद पर। इसलिए मेरा जो पैटर्न रहेगा आपको समझाने के लिए रहेगा कि मैं आपको पहले मटेरियल जो एक्सरसाइज से पहले का है वो सिखाऊंगा, और फिर आप देखेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर 2-3 सवालों बाद जो है वो पैटर्न चेंज हो जाता है, एक नए अंदाज में होती वही चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड होती है जो आपने एक्सरसाइज से पीछे पढ़ा होता है, बट आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या कंटेंट दिया हुआ है। ये टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं। इन 12 चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास 9 के अंदर वैसे मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इंतहाई डिटेल के अंदर मैंने ये समझाया है। तकरीबन पूरी प्लेलिस्ट जो है वो 10.5 घंटे की है। आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन ओमिट करूँगा, छोड़ दूंगा, लेकिन एटलीस्ट इंतहाई जो अहम मालूमात है वो यहाँ पे ज़रूर लूँगा मैं। इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये जो आपकी मैट्रिक की बुक है उसके अंदर मैट्रिसेस कवर है। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई डिटेल में मौजूद है, और मैट्रिसेस भी इंतहाई डिटेल में यहाँ पे मौजूद है। वेक्टर आपको मैथमेटिक्स में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप डिटेल में वेक्टर्स को पढ़ें
और इसको फिर आप फिजिक्स के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक। और इसकी फिर यूटिलाइजेशन सारे के सारे इस्तेमाल फिजिक्स के अंदर हम करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में दो ही तरह की क्वांटिटीज है, या स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं। सो वेक्टर एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही वसी तरीन सब्जेक्ट है, इसलिए वेक्टर को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी। सो देन उसके बाद आपके दो चैप्टर्स हैं सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से मुतालिक, के जो नंबर्स हैं, अगर अलग अलग पैटर्न में आपके पास नंबर्स हैं तो उन नंबर्स के पैटर्न्स को जानना, एंड सीरीज उन तमाम नंबर्स को ऐड करना है, आपने प्लस करना है। तो ये सीरीज का दो यूनिट है आपके। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से एक यूनिट है आपका, परमिटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। देन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपका अलजबरा से रिलेटेड है। देन उसके बाद ग्राफ से रिलेटेड है, और यहाँ भी आप ग्राफ के जरिए बहुत अच्छी तरह से इन तीन यूनिट में 10, 11 और 12 में टिग्नोमेट्री सीखेंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह और के ग्राफ वगैरह सारे आप सीखेंगे। तो टोटल आपके ये 12 यूनिट है जो आपने इसमें पढ़ने हैं, और ये सारे के सारे इंतहाई डिटेल में मौजूद है। सो आप इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे अगर आपने हर एक्सरसाइज से पहले का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो नहीं सीखा होगा। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, यूनिट 1 हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर से मुतालिक मैं आपको एक बात कहूँगा। आमतौर पे हमारी जो दिमाग है वो ट्रेंड है, हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं जो रियल नंबर है, जैसे 3+2 बराबर है 5 के। इस पे हम बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड है, और हमारी जो अकल है वो इसको एक्सेप्ट भी करती है। अच्छा, सिर्फ अकल एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हम आम जिंदगी में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 3 सेब है, मेरे पास 2 सेब मजीद आ गए, मैं जानना चाहता हूँ टोटल कितने सेब है, तो मैं ऐड करूंगा और टोटल मेरे पास 5 आ जाएंगे। तो ये हमारे अकल के करीब भी है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं जो दुनिया में हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए ये नंबर्स जो है वो हमारी अकल के नज़दीक तरीन है, बट अल्टीमेटली ये नंबर्स हैं। और इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपने वो देखा नहीं होता। सिर्फ यही नंबर्स नहीं है, 3+2 या 1, 2, 3, 4, 5, ये सिर्फ यही नंबर्स नहीं है, इसके अलावा भी फर्दर एक्सटेंशन है नंबर की, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद भी फर्दर एक्सटेंशन है, ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, इसकी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम अपना कंटेंट रखेंगे जो आपकी बुक से रिलेटेड है। जो हमारा पहला टॉपिक है, जो 1.1 में आपको सिखाया जाएगा, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम, एक तो नंबर के तौर पे देखना है, और दूसरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखनी है नंबर्स की, कि ज्योमेट्री के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे छोटी सी आपको डिटेल दी हुई है, उस डिटेल के बारे में बता दूं कि हम हर तरह की जो अलजेब्राइक इक्वेशन है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर x² = -1, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है रियल नंबर में। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इजाद करें। जब भी कोई मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है और उसका हल नहीं निकल रहा होता, तो वो एक निशानदेही होती है किसी नए सब्जेक्ट की, किसी नए टॉपिक की इजाद की। तो समझ लें, जब इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था तो हमने देखा कि ऑटोमेटिकली, नेचुरली, कुदरती तौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर इजाद होके आ गए हमारे सामने। जब भी कोई प्रॉब्लम साइंस में या मैथमेटिक्स में आती है हमें, तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि कोई नया सब्जेक्ट इससे इजाद होना है। अब उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। सो डायरेक्टली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिखता हूँ। आमतौर पर हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं वो जेड के जरिए डिफाइन करते हैं। ये जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको लिखते हैं किस तरह, रियल नंबर हम आमतौर पर किस तरह लिखते हैं, x = 2। ये हमारे पास रियल नंबर है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है x, यानी इसकी पहचान है इस 2 नंबर की, मैंने x दे दी है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a + b आयोटा। ये जो है आयोटा है, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूं यहां पर। ओके, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a और b, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स बिल्कुल वही जिस तरह हम जानते हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -100, 2.5, ये इस तरह आमतौर पर रियल नंबर्स हैं हमारे ए और बी। अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो ए हमारे पास कहलाता है रियल पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रियल पार्ट पर
और एक इमेजिनरी नंबर पर। ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इसी तरह से आयोटा हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी यूनिट। अगर हम ए को सेपरेटली देखेंगे तो रियल पार्ट, अगर बी को सेपरेटली देखेंगे तो ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे अगर आपको ये नाम सारे जहन में आ गए हैं तो अब इनकी थोड़ी सी डिटेल में आपको दे देता हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है विद इमेजिनरी यूनिट, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है। अच्छा, अब आमतौर पर जो हम देखते आ रहे हैं, इसको अगर मैं रियल नंबर से कंपेयर करूं, एक में एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं 2 + 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपके पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए, तो होता क्या है कि अगर आपके पास बी जीरो होगा तो आपके पास z बराबर आ जाएगा a के। अब a ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 -100 कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो आम तौर पर जो आम जिंदगी में आप देखते आ रहे हैं उसमें होता क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होता है, तो इसलिए आप ये वाला हिस्सा नहीं देख पाते। बट ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है, तो इसलिए वो आपको दिखता नहीं है। बट ये होता है, ये इस तरह से लिखा होता है 0 आयोटा। तो ये आप आमतौर पर लिखते नहीं है। तो इस तरह से ये फर्दर एक्सटेंशन है, इजाफा है रियल नंबर में, कि जब इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो ना हो तो आपको वो पूरी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप याद रख लें। ये सारे नाम आपने याद रखने हैं जहन में, क्योंकि इनका बार बार इस्तेमाल होगा। आयोटा मैं आपको बता देता हूँ, आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा बराबर होता है √(-1). ये आपका इमेजिनरी यूनिट है, √(-1). आप आयोटा लिख दें या √(-1) लिख दें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देख लें, अगर मैं आयोटा स्क्वायर करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इस पर, तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। बट यहाँ पर जो इमेजनरी यूनिट लिखा हुआ है, इट मीन्स के √(-1) लिखा है ये। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मुतालिक हमने डिटेल जानी। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है 1.1.1 से रिलेटेड। ये मैंने आपको डिटेल बता दी कि z के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद सेकंड चीज के कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह हमने लिखा है, a+b आयोटा लिख दें या a+आयोटा b लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, एक और फॉर्म देख लें कि किस और तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर a, b, पहले हमेशा रियल पार्ट आएगा, देन इमेजिनरी पार्ट आएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। z बराबर है पैरेंथेसिस a, b, या z बराबर है a+आयोटा b। आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ये लिखने का मकसद ये है क्योंकि नेक्स्ट जब हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर आपके काम आएगा आर्गन प्लेन पर। तो वहां पे ये एक बेहतर तरीकेकार है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने का, तो हमें ये आइडिया वहीं से मिला है। इसके अलावा मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आयोटा की जो वैल्यू होती है √(-1) होती है। सो सेक्शन 1.1.1 हमने सीख लिया। ओके, सेट की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हमने लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो तमाम नंबर्स हैं ऑफ द फॉर्म, इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, सच डैट a, b जो आ रहे होंगे वो रियल नंबर से आ रहे होंगे। मैंने जैसे बताया था, a और b रियल नंबर होंगे। सो वो तमाम नंबर्स जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे a, b, और a और b रियल नंबर से ताल्लुक रखेंगे, तो वो तमाम नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। सो सेक्शन 1.1.2 देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है, हमने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है a एज रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो हमने पहचानना है, और b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये a और b दिया हुआ है। रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में आप इस तरह लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ z अगर आपको दिया जाए तो वो a के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर आपको दिया जाए तो b के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से कि z बराबर है 3, 2। तो मुझे अगर इसका रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट ऑफ z होगा 3, क्योंकि ये रियल पार्ट है। सबसे पहले हमेशा रियल पार्ट होगा, देन आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका ऑर्डर स्विच नहीं कर सकते, हमें इजाजत नहीं है। पहले रियल पार्ट हमेशा लिखते हैं और बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो 2 होगा।
देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनको आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो था सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर से मुतालिक, इसको आपने जहन में रखना है और फर्दर हम इसी तरह इंशाल्लाह इसमें आगे बढ़ेंगे और बुक से एग्जाम्पल्स लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।